भोपाल के मालवीय नगर में घर के बाहर भीड़ लगी हुई थी। सावित्री देवी का आज सुबह सुबह ही निधन हो चुका था। परिवार के नाम पर उनकी एकमात्र बेटी मीरा राजपूत थी। सावित्री पिछले कई सालों से गंभीर बीमारी से जूझ रही थी और आज उन्होंने अपनी आखिरी सांसें लेते हुए दुनिया को अलविदा कह दिया। मीरा की उम्र 21 वर्ष थी। वह कॉलेज के अंतिम वर्ष में थी। शादी की बात सुनकर अर्जुन शर्मा कर चला गया। मीरा और अक्षत की तकरार कहानी में कौन सा मोड़ लाएगी, जानने के लिए पढ़ते हैं आगे। ऊपर खड़ा अक्षत अंगड़ाई ले रहा था। जैसे ही उसकी नज़र मीरा पर पड़ी, उसने पाया कि मीरा उसे ही देख रही है। दोनों की नज़रें मिली तो मीरा ने मन ही मन कहा, यहाँ रहना है तो इनसे दूरी बनाकर रखनी पड़ेगी। यहीं ऊपर खड़ा अक्षत मीरा को देखते हुए सोच रहा था, तुम इस घर में ज़्यादा दिन की मेहमान नहीं हो मिस जेम्स ब्रांड। मीरा मुस्कुराई तो अक्षत उसे इग्नोर करके वहाँ से चला गया। सडू कही का, मीरा ने कहा और अपना दुपट्टा बदलने सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। दूसरा दुपट्टा लेकर मीरा नीचे आई। उसने सावित्री का निर्जीव शरीर उसकी आंखों के सामने सफ़ेद चादर से ढका हुआ पड़ा था। मीरा की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। पास बैठी औरतें उसे सांत्वना दे रही थीं, लेकिन मां को खोने का दुख सिर्फ मीरा ही जान सकती थी। अपना कहने के लिए एक वो ही तो थी इस दुनिया में। सावित्री ने मीरा को उसकी पढ़ाई के लिए इंदौर भेज दिया था, जिसकी खास वजह सिर्फ सावित्री ही जानती थी। इंदौर में मीरा नेशनल कॉलेज में पढ़ती थी और उसी कॉलेज के एक हॉस्टल में रहती थी। मीरा बहुत ही कम बोलने वाली लड़की है। वह अपना अधिकतर समय किताबों में ही बिताया करती थी। कॉलेज में उसकी एकमात्र दोस्त थी निधि व्यास, जो कि इंदौर में रहती थी अपने परिवार के साथ। निधि और मीरा दोनों बहुत अच्छी दोस्त थी। कॉलेज के 2 साल दोनों ने साथ साथ ही पूरे किए थे, लेकिन निधि मीरा को अब बहुत कम जान पाई थी। वजह थी मीरा का अंतर्मुखी होना, या शायद हालातों ने उसे उम्र से पहले ही परिपक्व बना दिया। मीरा इस बार बिना निधि को बताए भोपाल आ गई थी। सावित्री के अंतिम संस्कार की तैयारी हो चुकी थी। जब उसके पार्थिव शरीर को ले जाया जाने लगा तो मीरा जोर जोर से रो पड़ी। औरतों ने उसे संभाला, लेकिन कोई उसे रोक नहीं पाया। वह दौड़कर बाहर आई और कहने लगी, हम भी साथ जाएंगे। बिटिया, औरत शमशान में नहीं जाती हैं। वहाँ खड़े एक बुजुर्ग ने कहा, हमें कुछ नहीं सुनना, हम भी साथ जाएंगे। मीरा ने कहा, चलने दीजिए काका, मुखाग्नि के लिए किसी अपने का होना भी ज़रूरी है, और आजकल क्या लड़का क्या लड़की, चलने दीजिए। पास खड़े विश्वनाथ ने बुजुर्ग आदमी से कहा, सभी वहाँ से सावित्री का पार्थिव शरीर लेकर निकलने लगे। आंखों में आंसू भरे, हाथ में अग्नि का पात्र पकड़े मीरा चले जा रही थी। उसके बेजान पैरों में जैसे हिम्मत ही नहीं थी। माँ के साथ उसने कुछ कम वक्त गुजारा था। ना जाने वो कौन सी वजह थी जिसने माँ ने उसे हमेशा खुद से दूर रखा। सोचते हुए और बीती बातों को याद करते हुए शमशान आ चुका था। सावित्री का अंतिम संस्कार किया गया। इकलौती बारिश होने के कारण उसी ने मुखाग्नि भी दी। उन पलों में मीरा को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। वह मौजूद सभी की पलकें नम हो गई। 1 महीने बाद मीरा इंदौर आई। उसने कपड़े बदले और अपनी बुक्स उठाए कॉलेज आ गई। कॉलेज आकर उसने प्रिंसिपल से बात की और उन्हें अपनी माँ के देहांत के बारे में बताया। चूँकि मीरा कॉलेज की सबसे होनहार स्टूडेंट थी, इसीलिए प्रिंसिपल ने उसकी 1 महीने की लीव को मान लिया। मीरा प्रिंसिपल का शुक्रिया अदा करके बाहर आ गई। क्लास शुरू होने में अभी वक्त था, इसीलिए वह आकर बेंच पर बैठ गई
और उदास आंखों से जमीन को निहारने लगी। तभी एक जानी पहचानी आवाज़ उसके कानों में पड़ी। ओह मैडम जी, कहाँ थी इतने दिन? ना फ़ोन ना मैसेज, आखिर चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? मीरा आवाज़ की दिशा में पलटी। सामने निधि खड़ी थी। मीरा ने कोई जवाब नहीं दिया तो निधि उसके पास बैठ गई और प्यार से कहा, क्या हुआ मीरा, सब ठीक तो है ना? निधि की बात सुनकर मीरा की आंखें डबडबा गईं। उसने नीचे ज़मीन की ओर देखते हुए कहा, मान नहीं रही निधि, क्या ये कब हुआ और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? निधि ने चौंकते हुए कहा, क्या बताती निधि, मैं खुद भी नहीं जानती थी कि माँ किस दर्द से गुजर रही है। मैं कुछ जान ना पाऊँ इसीलिए उन्होंने हमेशा मुझे खुद से दूर रखा। और देखो वो हमेशा के लिए मुझसे दूर चली गई। कहते कहते मीरा की आंखों में आंसू भर आए। निधि ने मीरा का हाथ अपने हाथ में लिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम अकेली नहीं हो मीरा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। दोबारा ऐसी बात मत कहना। मीरा ने निधि को गले लगा लिया। निधि उसे हिम्मत बंधाती रही। क्लास का वक्त हुआ तो दोनों उठकर क्लास की ओर चली गई। मीरा को अपना ख्याल रखने का बोलकर निधि घर चली गई, लेकिन आज उसका मन बहुत उदास था। वह उस 20 बस मीरा के बारे में ही सोचती रही। अगली सुबह हॉस्टल वार्डन ने मीरा से कमरा खाली करने को कहा। पिछले 1 महीने से उसके कमरे का किराया नहीं आया था। मीरा ने कुछ दिन की परमिशन मांगी, लेकिन वार्डन ने साफ शब्दों में उसे कमरा खाली करने को कह दिया। किसी ने उसकी मदद नहीं की। मीरा ने अपना सामान समेटा और बैग में जमाने लगी। उसके पास जो पैसे थे वो तो माँ के अंतिम संस्कार और उसके बाद के कामों में खर्च हो गए थे। अनजान शहर में आखिर मदद भी ले तो किसकी? मीरा बहुत ही स्वाभिमानी लड़की थी और इसीलिए उसने अपनी यह परेशानी निधि को नहीं बताई। भोपाल वापस जाने के अलावा मीरा के पास अब कोई और रास्ता नहीं था। अपने बैग लेकर वह हॉस्टल से निकल गई। निधि जब कॉलेज आई तो क्लास में मीरा को न देखकर उसने अपने साथ बैठी रागनी से पूछा, जो कि उसी हॉस्टल में रहती थी, ए रागनी, मीरा कहाँ है? वो कॉलेज क्यों नहीं आई? अरे तुझे पता नहीं क्या, आज वार्डन मैडम ने उसे हॉस्टल से निकाल दिया। रागनी ने फुसफुसाते हुए कहा। वट, पर क्यों? निधि ने हैरानी से कहा, क्योंकि उसने हॉस्टल के रूम का किराया नहीं दिया था। अब मुझे डिस्टर्ब मत करो, पढ़ने दो, रागनी ने कहा और बुक्स में नज़रें गड़ा ली। निधि ने सुना तो सोचने लगी, इतना सब हो गया और मीरा ने मुझे बताया तक नहीं। ये लड़की भी ना, इसे समझना सच में बहुत मुश्किल है। पता नहीं इस वक्त वो कहाँ होगी, मुझे जाना होगा। निधि ने अपना बैग और बुक्स उठाए और क्लास के बाहर निकल गई। कॉलेज से सीधे वह हॉस्टल आई और मीरा की रूममेट से पूछा। रूममेट ने बताया कि मीरा वापस अपने घर जाने की बात कहकर गई थी। निधि वहाँ से निकली और तुरंत रेलवे स्टेशन आई। ट्रेन जा चुकी थी। निधि हताश हो गई। उसने उदास नज़रों से ट्रेन को जाते हुए देखा और जैसे ही वापस जाने को मुड़ी, उसकी नज़र बेंच पर बैठी मीरा पर गई। निधि खुशी से दौड़कर उसके पास आई, लेकिन अगले ही पल उसकी खुशी गुस्से में बदल गई और उसने कहा, समझती क्या हो अपने आप को? और ये इस तरह मुंह छुपाकर कहाँ जा रही हो? मुंह छुपाकर नहीं जा रहे, बताकर आए थे रागनी को, मीरा ने धीमे स्वर में कहा। और तुम्हें लगता है मैं तुम्हें ऐसे जाने दूंगी? निधि ने गुस्से से कहा। पर अब यहाँ करोगी भी क्या? वार्डन ने भी हमें हॉस्टल से निकाल दिया है। मीरा ने कहा, वार्डन की तो तुम ये बताओ, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? निधि इस सवाल पर मीरा खामोश हो गई। निधि उसके बगल में बैठी और कहने लगी, मीरा, तुम सिर्फ कहने के लिए मेरी दोस्त नहीं हो। कॉलेज में बहुत सी लड़कियां हैं, लेकिन मैंने तुम्हें अपना दोस्त चुना। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम बहुत अच्छी हो और समझदार भी हो।
तुम बहुत स्ट्रॉन्ग लड़की हो। मीरा फिर से कैसे जा सकती हो? आंटी का सपना कैसे भूल सकती हो? तुम्हें पढ़ना है, एक बड़ी अधिकारी बनना है, ये कैसे भूल गई तुम? निधि, हम कुछ नहीं भूले हैं, सब याद है हमें। पर इस शहर में हमने एक बात सीखी है कि अगर जीना है तो पैसे ज़रूरी है, और वो हमारे पास नहीं है। निधि, घर जाएंगे, वहाँ रहने के लिए कम से कम अपना घर तो है। मीरा ने उदास होकर कहा, हो गई तुम्हारी अरदास वाली बातें, तो चले। निधि ने उठते हुए कहा, कहाँ? मीरा ने कहा, कोई सवाल नहीं, उठो और चलो। कहकर निधि ने एक बैग खुद उठाया और दूसरा मीरा को थमा दिया। दोनों बाहर आई। निधि पार्किंग से अपनी स्कूटी निकाल लाई और मीरा को साथ लेकर चल पड़ी। निधि के पीछे बैठी मीरा के मन में सैकड़ों सवाल उथल पुथल मचाए हुए थे। मीरा जब भी इस शहर से जाने के बारे में सोचती, ये शहर उसे वापस अपनी ओर खींच लाता। सवाल बहुत थे लेकिन जवाब नहीं। निधि उसे कहाँ लेकर जा रही है, इस बात का भी उसे अंदाज़ा नहीं था। स्कूटी सड़क पर दौड़ते हुए निधि ने अचानक से ब्रेक लगाए और गाड़ी को यू टर्न घुमाया। क्या हुआ? इधर कहाँ जा रही हो? पीछे बैठी मीरा ने सवाल किया। हॉस्टल, निधि ने कहा। लेकिन क्यों? मीरा ने कहा, तू चल तो बताती हूँ। कहकर निधि ने स्पीड बढ़ाई और कुछ वक्त बाद दोनों हॉस्टल के सामने थे। निधि ने स्कूटी साइड में लगाई, उसने मीरा का हाथ पकड़ा और उसे अंदर लेकर चली गई। वार्डन सामने ही खड़ी मिली गई। निधि उसके सामने आई। उसने अपने जेब से कुछ रुपये निकाले और वार्डन के हाथ में थमाते हुए कहा, ये रखो अपने पैसे, और आज के बाद किसी लड़की को इस तरह अपने पैसे और हॉस्टल से मत निकालना। पर ये लड़कियां घर वालों के पैसे तो ऐश में उड़ा देती हैं और फिर किराए के नाम पर रोने बैठ जाती हैं। वार्डन ने मुंह बनाकर रुपये गिनते हुए कहा, चुड़ैल, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी दोस्त के लिए ऐसा बोलने की? मैं तेरा मुंह नोच लूँगी। निधि ने वार्डन से उलझते हुए कहा। लेकिन ऐन वक्त पर मीरा ने उसे रोक लिया और कहा, निधि, ये क्या कर रही हो? छोड़ो उन्हें, मैं मुंह तोड़ दूंगी इसका। इस हॉस्टल की लड़कियां चाहे जो करती हों, तुम ऐसी नहीं हो। निधि ने गुस्से से मीरा से कहा, तुम प्लीज़ यहाँ से चलो, प्लीज़। मीरा ने निधि को लगभग खींचते हुए कहा। निधि वहाँ से चली गई तो मीरा वार्डन के पास आई और बहुत ही धीमे स्वर में कहा, निधि ने जो किया उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं मैम। एक बात और, हर लड़की यहाँ ऐश करने नहीं आती है। कहकर मीरा वहाँ से चली गई। बाहर आई तो देखा निधि गुस्से में थी। मीरा जैसे ही उसके पास आई, निधि ने कहा, क्या सच में तुम राजपूत खानदान से हो? मतलब उसने तुम्हें इतना सब कहा और तुम सुन के चली आई? गलती हमारी ही है। अगर वक्त पर किराया दिया होता तो ऐसा नहीं होता। मीरा ने शांत लहजे में कहा, ओह आदर्श की देवी, बस करो, तुम ऐसी ही रही ना तो कोई भी बेच के निकल जाएगा तुमको। निधि ने मीरा के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, निधि, ऐसा नहीं है। पिछले 3 सालों से हम यहाँ हैं। हम नहीं जानते हमारी वजह से हमारी माँ को शर्मिंदा होना पड़े। जो सरनेम हमें मिला है उसकी इज्जत बरकरार रखनी भी ज़रूरी है। मीरा ने कहा, ऐसे रखोगी इज्जत बरकरार? कोई कुछ कहे और चुपचाप सुनो, हो सके तो माफ़ी भी खुद ही मांगो। निधि ने कहा, तुम्हें समझा नहीं पाएंगे। मीरा ने बैग्स उठाते हुए कहा, ये अच्छा है तुम्हारा। खैर छोड़ो, आओ बैठो, चलते हैं, देर हो रही है। निधि ने स्कूटी स्टार्ट करते हुए कहा, अब कहाँ चलना है? मीरा ने कहा। निधि मुस्कुराई और कहा, वहाँ जहाँ सब तुम्हारे अपने हैं। मीरा जैसे ही आकर बैठी, निधि ने स्कूटी आगे बढ़ा दी। दोनों शिवजी नगर में आई। इंदौर आने के बाद मीरा ने पहली बार इस शहर को देखा था। साफ सुथरी सड़कें, बड़े ऊंचे ऊंचे घर, वह सब
अपलक देखे जा रही थी। निधि स्पीड से स्कूटी दौड़ाए जा रही थी। निधि व्यास अपने परिवार में सबकी लाडली मीरा से उसकी जान पहचान कॉलेज में हुई थी और मीरा का शांत व्यवहार उसे पहली नज़र में भा गया। लेकिन खुद बिल्कुल शांत नहीं थी। वह हमेशा हंसती खिलखिलाती रहती थी। लाडली थी, इसीलिए उसे किसी भी बात के लिए ना नहीं कहा जाता था। मीरा को लेकर निधि एक बड़े से घर के सामने रुकी। उसने स्कूटी साइड में लगाई और मीरा का लेकर अंदर आई। मीरा की नज़र घर के दरवाजे पर लगे नेम प्लेट पर पड़ी, व्यास हाउस। मीरा अपना बैग संभाले अंदर आ गई। अंदर आते ही निधि चिल्लाई, मम्मा, पापा, दादा, दादी, भैया, सब आ जाइए। निधि की आवाज़ सुनते ही सब बाहर चले आए। निधि के साथ एक अनजान लड़की को देखकर सबके मन में क्वेश्चन मार्क था, जो कि निधि ने अगले ही पल हटा दिया और कहा, दादू, ये मेरी दोस्त है मीरा। और फिर मीरा की ओर पलट कर कहा, मीरा, ये मेरे दादू श्रीनाथ जी व्यास और वो मेरी दादी माँ सुरेखा जी व्यास। नमस्ते। नमस्ते। मीरा ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, ये मेरे पापा हैं विजय व्यास और ये मेरी मम्मा राधा व्यास। निधि ने अपने माँ पापा की ओर इशारा करके कहा। मीरा ने उन्हें भी नमस्ते की तो दोनों जवाब में मुस्कुरा उठे। निधि अपने भाई के पास आई और कहा, उसके हाथ में हाथ डालकर कहा, ये है मेरे बड़े भैया अर्जुन। हेलो, अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा। तो मीरा ने भी जवाब में नमस्ते कहा। सबसे परिचय करवाने के बाद निधि वापस मीरा के पास आई और कहा, ये है मेरी स्वीट सी फैमिली। उसे कुछ याद आया तो उसने इधर उधर देखते हुए कहा, अक्षत भैया कहाँ हैं? अक्षत बाहर गया हुआ है, राधा ने मीरा के सामने आकर कहा। उन्होंने बड़े गौर से मीरा को देखा। बड़ी बड़ी काजल से सनी आंखें, सुर्ख गुलाबी होठ, सुराही सी पतली गर्दन, गोरा रंग, लंबे घने बाल जिन्हें सलीके से गूथा हुआ था और उनसे छान कर आती एक बालों की लट जो बार बार मीरा के गाल को चूम रही थी। राधा को अपनी ओर देखता पाकर मीरा ने कहा, आप हमें ऐसे क्यों देख रही हैं? राधा अपनी चेतना से लौटी और अपनी उंगली से आँख के किनारे से काजल निकाला और मीरा के कान के पीछे लगाकर कहा, बड़ी प्यारी हो, किसी की नज़र न लगे। मीरा मुस्कुरा दी। घर में आने के बाद शायद पहली बार मुस्कुराई वो। राधा ने उसका हाथ पकड़ा और उसे सबके बीच ले आई। सभी हॉल में रखे सोफे पर बैठ गए। निधि ने एक सांस में भरी बात कह डाली और फिर दादू के सामने आकर मासूमियत से भरा कहा, मैंने ठीक किया ना दादाजी? हाँ बेटा जी, बिल्कुल सही किया। ऐसे वक्त में दोस्त ही दोस्त के काम आता है। दादू ने प्यार से निधि के गाल को छूकर कहा। तो फिर मीरा यहाँ रह सकती है ना? निधि ने कहा, जब तक वो चाहे वो यहाँ रह सकती है, दादू ने कहा और फिर मीरा की ओर देखकर कहा, मीरा जी। मीरा ने धीरे से कहा। दादू मुस्कुराए और कहा, इसे अपना ही घर समझो, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो बेझिझक मांग लेना। जी शुक्रिया, मीरा ने हाथ जोड़कर कहा। पापा मैं चलता हूँ, ऑफिस में मीटिंग है, अर्जुन ने उठाते हुए कहा। हाँ ठीक है, मैं और पिताजी आते हैं बाद में, विजय ने कहा। अर्जुन ने अपना फ़ोन और बैग लैपटॉप से उठाया और सबको बाय कहकर जाने लगा। उसकी नज़र मीरा पर गई तो उसने कहा, बाय मीरा। बाय। मीरा ने धीरे से कहा, चलो बेटा, पहले तुम दोनों कुछ खा लो, राधा ने कहा और दोनों को अपने साथ डाइनिंग टेबल की ओर ले गई। निधि और मीरा वहां आकर बैठ गई। राधा ने दोनों के लिए खाना परोसा। दादी माँ उठकर बाहर टहलने निकल गईं। सर्दियों का वक्त था और इस मौसम में बस धूप ही सहारा होती है। दादी माँ बाहर बगीचे में आकर धूप सेकने में लगी हुई थी। विजय और श्रीनाथ जी भी कुछ देर बाद बाहर निकल गए। निधि ने खाना शुरू किया, लेकिन मीरा
खामोश बैठी थी। उसे खामोश देखकर राधा ने प्यार से कहा, क्या हुआ बेटा, खाओ ना। हम मीरा ने भरे हुए गले से कहा। राधा ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हारा दर्द मैं बांट तो नहीं सकती, लेकिन उसे कम जरूर कर सकती हूँ। ये सब लोग तुम्हारे साथ हैं बेटा। मीरा ने नम आंखों से राधा की ओर देखा तो राधा ने प्यार से उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर कहा, इतनी प्यारी बच्ची उदास बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अब खाना खाओ, ठंडा हो रहा है, तब तक मैं तुम्हारे रहने का बंदोबस्त कर देती हूँ। राधा वहाँ से चली गई। मीरा को सब बहुत अच्छे लगे, पर सबसे ज़्यादा अच्छी राधा लगी। उसमें अपनी माँ की छवि देख पा रही थी। खाना खाने के बाद निधि उसे अपना घर दिखाने लगी। घर काफ़ी खूबसूरती से बनाया हुआ था। नीचे एक तरफ दादा दादी का कमरा था, उससे लगा लगभग पूजा घर, जहाँ बड़ी सी शिव पार्वती की मूर्ति थी। मंदिर से लगकर ही रसोई घर था, जिसके सामने डाइनिंग बना हुआ था। विजय राधा का कमरा सीढ़ियों के बिल्कुल पास से लगकर था, और एक था ऑफिस रूम, जहां बैठकर काम की बातें की जाती थी। घर के पीछे की तरफ बगीचा था, जिसमें हरी घास फैली हुई थी और एक कतार में गमलों में पौधे लगे हुए थे। ये सब दिखाकर निधि मीरा को ऊपर लाई, जहां 3 कमरे और एक बड़ा सा हॉल बना हुआ था, जहां 2 कमरे साथ थे और तीसरा इनसे अलग बिल्कुल सामने हॉल से मिलाकर बनाया हुआ था। इसमें से एक कमरा अर्जुन का था और एक निधि का। सामने जो कमरा था उसके बारे में निधि ने मीरा से कुछ कहा नहीं। मीरा ने भी उससे पूछा। निधि जैसे ही दरवाज़ा खोलकर अपने कमरे में आई, एक तेज बदबू से दोनों ने अपना नाक बंद कर लिया। निधि ने दरवाज़ा वापस बंद किया और मम्मा को आवाज़ लगाई। राधा ऊपर आई और कहा, सुबह गलती से तुम्हारे कमरे में क्लीनर की बोतल टूट गई। मैंने साफ करने को कहा है, रघु कर देगा, लेकिन तब तक हम लोग कहाँ जाएं? मीरा को फ्रेश भी होना है। हालात देखो इनकी। निधि ने कहा, एक काम करो ना, तब तक नीचे वाला रूम इस्तेमाल कर लो। राधा ने कहा, रहने दीजिए, मैं अर्जुन भैया का कमरा यूज कर लूँगी। निधि ने कहा, ठीक है कहकर राधा चली गई। दोनों अर्जुन के कमरे में आई। मीरा ने देखा कमरा बिल्कुल साफ सुथरा और व्यवस्थित था। एक एक चीज़ सलीके से रखी हुई थी। मीरा बड़े गौर से ये सब देख रही थी तो निधि ने कहा, भैया हमेशा अपने कमरे को टॉप टाप रखते हैं अपने जैसे। मीरा मुस्कुरा दी तो निधि ने कहा, अच्छा तुम नहा लो, तब तक मैं नीचे से तुम्हारा सामान ले आती हूँ। मीरा नहाने बाथरूम में चली गई और निधि नीचे। मीरा नहाकर बाहर आई तो उसे टेबल पर रखे अपने कपड़े मिल गए। मीरा ने कपड़े पहने और गीले बालों को सुखाने कमरे से बाहर आ गई, लेकिन हॉल के बालकनी के अलावा धूप और कहीं नहीं थी। मीरा गीले बालों को तौलिए में लपेटे हॉल की बालकनी के पास आई और बाल सुखाने लगी। तभी उसकी नज़र हॉल से जुड़े उस कमरे के दरवाजे पर गई, जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, अक्षत व्यास, एक कॉम्प्लिकेटेड बॉय। ऐसा नेम प्लेट कौन रखता है? कहते हैं मीरा वहाँ से चली गई।